चलिए, तो हमारा टॉपिक है इसमें एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ सीप। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? भेड़ की विदेशी नस्लें, एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ सीप, भेड़ की विदेशी नस्लें। तो देखिए, इसमें ये पहली नस्ल है मेरिनो। मेरिनो कहाँ की है? मेरिनो मेरिनो है स्पेन की। कहाँ की है? स्पेन की। दूसरी है कौन सी? भाई बताते भी चले, मेरिनो कहाँ की है? मेरिनो स्पेन की है। इसके बाद दूसरा है रेम्बुलेट। रेम्बुलेट कहाँ की है? फ्रांस की। ठीक है। इसके बाद है कोरिडेल। कोरिडेल कहाँ की है? न्यूजीलैंड की। इसके बाद है साउथ डाउन। साउथ डाउन कहाँ की है? इसका बर्थ प्लेस क्या है? इंग्लैंड। फिर है लिंकन। लिंकन कहाँ की है? इंग्लैंड की है। और लीस्टर। लीस्टर भी कहाँ की है? इंग्लैंड की है। और चेवियट, ये कहाँ की है? इंग्लैंड की है ये भी, चेवियट। ठीक है, तो इनके ओरिजिन सेंटर हो गए। इसके बाद हम देख रहे हैं ये वाला चार्ट, डेंटेशन वाला। डेंटेशन मतलब दांत। ठीक है, आपको पता है पशुओं में कितने प्रकार के, एनिमल में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो देखिए, 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के? पहले है इंसाइजर, दूसरे कैनाइन, तीसरे प्रीमोलर और चौथे मोलर। ठीक है, अब इसमें भी इंसाइजर जो होते हैं, इसको हम कृंतन बोलते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो टेम्परेरी होते हैं, अस्थाई, और एक होते हैं परमानेंट मतलब स्थाई। दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। फिर दूसरा है कैनाइन। अब कैनाइन केवल जो दांत होते हैं, ये केवल पाए जाते हैं ओनली इन कार्निवोरस एनिमल, मतलब कि जो चीर फाड़ वाले या मांस खाने वाले जो एनिमल है, मांसाहारी जो एनिमल है, उनमें पाए जाते हैं कैनाइन, केवल और केवल। फिर तीसरा है प्रीमोलर, मतलब इसको हम दाढ़ बोलते हैं। प्रीमोलर मतलब अग्रदाढ़, दाढ़ नहीं है, दाढ़। प्रीमोलर मतलब अग्रदाढ़। तो ये भी 2 प्रकार की होती है, टेम्परेरी और परमानेंट, दोनों प्रकार की पाई जाती हैं। फिर लास्ट है मोलर। मोलर मतलब है दाढ़ें। तो ये जो दाढ़ें होती हैं वो परमानेंट होती हैं, ओनली स्थायी होती हैं। अब इसी बेस पे हम आगे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें एक और चार्ट है, वो देख लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे, ये वाला चार्ट है टाइप्स ऑफ इंसाइजर टीथ, मतलब कि जो कृंतन दांत है उनके प्रकार हम देख रहे हैं। तो ये जो इंसाइजर टीथ होते हैं, ये फिर 4 प्रकार के, 4 टाइप्स के होते हैं। तो इसमें पहला है सेंट्रल इंसाइजर, मतलब केंद्रीय कृंतन। दूसरा मेडिएटरी इंसाइजर, मतलब मध्यम कृंतन या मध्यवर्ती कृंतन। तीसरा है लेटरल इंसाइजर, मतलब पार्श्वीय कृंतन।
चौथा है क्रोन इंसाइजर। तो अब देखिए इसमें हम क्या क्या देख रहे हैं। जो इंसाइजर टीथ होते हैं पशुओं में, वो एक्चुअली में दो प्रकार के, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक तो टेम्परेरी होते हैं और एक परमानेंट होते हैं। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टेम्परेरी भी पूछ सकते हैं, परमानेंट भी पूछ सकता है। तो टेम्परेरी में हम देख लेते हैं, एक तो एज ऑफ इमर्ज देख लेते हैं, मतलब निकलते कब हैं, और एक देख लेते हैं एज ऑफ डिसअपियर, मतलब कि वो घिस कब जाते हैं, तो घिसावट भी देखेंगे। ऐसे ही परमानेंट में देखेंगे एज ऑफ इमर्ज मतलब कब निकलते हैं, और एज ऑफ डिसअपियर मतलब घिसावट, घिस कब जाते हैं। तो उसमें भी सबसे पहले हम टेम्परेरी वाले देख रहे हैं, चारों की कैटेगरी। तो देखिए टेम्परेरी जो है इंसाइजर में, सेंटर इंसाइजर जो है वो कब निकलते हैं, तो फर्स्ट वीक में निकल आते हैं। कब निकलते हैं? फर्स्ट वीक में। और मीडिएटरी सेकेंड वीक में। लेटरल कब निकलते हैं? थर्ड वीक में। और क्रॉन कब निकलते हैं? फोर्थ वीक में। और ये घिस कब जाते हैं या डिसअपियर कब हो जाते हैं, तो सेंट्रल इंसाइजर जो है टेम्परेरी वाले, वो लगभग 10 मंथ, 10 मंथ में ये डिसअपियर हो जाते हैं। मेडिएटरी इंसाइजर 15 मंथ में। लेटरल इंसाइजर 18 मंथ में। क्रॉन इंसाइजर 21 मंथ में ये डिसअपियर या घिस जाते हैं। इसके बाद इसी में परमानेंट देख लेते हैं। तो परमानेंट सेंट्रल इंसाइजर ये 2 साल में आते हैं। फिर मेडिएटरी इंसाइजर 2.5 से 3 साल। लेटरल इंसाइजर 3.5 से 4 साल। क्रॉन इंसाइजर 4.5 से 5 साल में आते हैं, निकलते हैं। और खत्म कब हो जाते हैं या घिसावट या घिस कब जाते हैं, तो सेंट्रल इंसाइजर जो है ये कब घिस जाते हैं? 6 से 7 साल में घिस जाते हैं। मेडिटरी 7 से 8 साल में। लेटरल 8 से 9 साल। क्रॉन 9 से 10 साल। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आप याद रखना, टेम्परेरी भी परमानेंट भी। हेलो, आ रहा है समझ में? चलिए चलिए हम आगे। हाँ, वेरी गुड। आगे हम इनके फार्मूले होते हैं, इसको कैसे निकालते हैं, डेंटेशन फार्मूला देख लेते हैं, जिसको हम दंत सूत्र भी कहते हैं। तो अब देख पा रहे हैं ये वाला टेम्परेरी डेंटेशन फार्मूला या दंत सूत्र। तो इसमें भी हम पहले टेम्परेरी वाला देख रहे हैं, फिर परमानेंट वाला देखेंगे। तो आपको पता है कुछ दांतों का जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा होता है। एक तो ये निचला जबड़ा और एक ये ऊपरी जबड़ा। ठीक है, अब दोनों जबड़े में यहाँ पे 4 प्रकार के दांत निचले जबड़े में होते हैं, इसमें भी होंगे 2, 3, ये 4 प्रकार के। और इस वाले जबड़े में भी होंगे 1, 2, 3 और 4। मतलब 4 प्रकार के दांत ऊपर होते हैं, 4 ही प्रकार के नीचे होते हैं। तो उसी के बेस पर यह हमारा फार्मूला तैयार होता है। आप देख पा रहे होंगे ये ऊपर जो लिखे हैं वो ऊपरी वाले जबड़े को शो कर रहे हैं, और नीचे वाले जो निचले वाले जबड़े को शो कर रहे हैं। तो आई मतलब इंसाइजर, आई मतलब इंसाइजर, ऊपर भी और नीचे भी। ये दंत सूत्र होता है, डेनिटेशन फॉर्मूला होता है। ऊपर सी मतलब कैनाइन, ऊपर भी और नीचे भी। प्रीमोलर एंड मोलर। अब देखिए एक तो दोनों तरफ होंगे, तो दोनों तरफ मतलब ये वाला जो शो कर रहा है ये लेफ्ट को कर रहा है शो, और ये राइट को कर रहा है। एक तरफ लेफ्ट है, एक तरफ राइट है।
और ऊपर वाले हैं तो ऊपरी जबड़े में वाले बता रहे हैं, शो कर रहे हैं, और नीचे लिखे हैं वो निचले जबड़े के दोनों तरफ के शो हो रहे हैं। ये समझ पा रहे हो आप? हेलो? ये जो लिखा है इसका मतलब समझिए, ये ऊपर लिखे हैं इसका मतलब ये है ऊपरी जबड़े में, और ये दो तरफ लिखे हैं इसका मतलब एक लेफ्ट वाला है और एक राइट वाला है ना। और ये नीचे लिखे हैं इसका मतलब ये नीचे वाले जबड़े के हैं, और एक तरफ के ये राइट है, ये लेफ्ट है, और ये राइट है ना। क्लियर है? तो देखिए काऊ में, अगर काऊ में देखा जाए तो ये जो इंसाइजर हैं ये ऊपर वाले जो है अभी हमने देखा टेम्परेरी नहीं होते हैं इंसाइजर, ये परमानेंट ही होते हैं। सॉरी, ये देखना टेम्परेरी, एक्चुअली में जो ऊपरी जबड़े में आपने देखा होगा गाय में दांत नहीं होते हैं आगे वाले जो होते हैं जिसको हम इंसाइजर बोलते हैं, उसकी जगह पर डेंटल फेड होती है। तो केवल निचले वाले जो जबड़ा है उसमें ही होते हैं इंसाइजर, चार लेफ्ट तरफ और चार राइट तरफ। ठीक है, ऊपरी में नहीं होते इसलिए हमने जीरो काउंट किया वहां पर। कैनाइन जो है, कैनाइन एक्चुअली में टेम्परेरी होते ही नहीं है, तो हमने सब में जीरो काउंट किया है। प्रीमोलर मतलब अग्रदाढ़ें आगे वाली होती हैं, ये होती हैं टेम्परेरी, तो इसलिए ये तीन तीन के जोड़े होते हैं, तीन होती हैं, तीन लेफ्ट में तीन राइट में, मतलब ऊपरी साइड, और यही के यही तीन राइट और लेफ्ट नीचेले साइड होते हैं। तो ये तीन तीन लिया है हमने। और मोलर, मोलर टेम्परेरी नहीं होता है, परमानेंट ही होता है, मतलब दाढ़ें तो परमानेंट ही होती हैं। तो इसलिए ये फॉर्मूला तैयार हो गया है। अगर हम इसको सॉल्व करें, टोटल करें, तो आप पाएंगे कितना हो रहा है, कितना हो रहा है। टेम्परेरी जो टीथ है वो निकल के आएंगे, वो 20 होंगे। कितने होंगे? 20। अब इसको काउंट करेंगे तो ये टोटल कितने होंगे? 20 होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनको हम एक साथ भी लिख सकते हैं, एक साथ हम इनको एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, जो हैं, जो नहीं है उनको नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला, डेनिटेशन फॉर्मूला बन के निकल के आ जाता है, 0030 अपॉन 4030। ठीक है, क्लियर है? ये एक्चुअली में जो फॉर्मूला लिखा है ये एक तरफ का लिखा है बेटा, अगर इसमें हम मल्टीप्लाई 2 कर दें तो ये पूरा निकल के आ जाएगा। ये कहने का मतलब एक तरफ का लिखा है, लेफ्ट साइड मान लो या राइट साइड, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आ जाएगा। समझ पा रहे हो आप? हाँ, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। तो इसी बेस पे अब देखना परमानेंट डेनिटेशन फार्मूला भी हम देख लेते हैं, इसके जस्ट नीचे है, ये स्थाई दांतों का है। तो देखो स्थाई वाले में कुछ नहीं है, हमको पता है। अब इंसाइजर तो ऊपर होते ही नहीं है, निचले जबड़े में होते हैं, तो ये नीचे ले लिए चार। अब जो कैनाइन है, कैनाइन होता नहीं है परमानेंट। अब प्रीमोलर होता है, प्रीमोलर हम वही का वो ले लिया। अब मोलर भी होते हैं, तो मोलर भी हमने तीन तीन ले लिए, तीन तीन होते हैं। तो इस प्रकार जब टोटल हम काउंट करेंगे तो परमानेंट टीथ कितने आएंगे? 32। तो परमानेंट जो टीथ फॉर्मूला तैयार होगा वो कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 0030 अपॉन 4033। क्लियर है? क्लियर है? चलिए ठीक है। तो परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32, और टेम्परेरी टीथ कितने होते हैं? 20। ये आप याद रखना। काऊ में सबका अलग अलग होता है। आगे हम देख लेते हैं, एक और इसमें चार्ट है, आप देख पा रहे होंगे। ये है मेथड ऑफ एज डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमल। इसका मतलब ये है कि पशुओं की आयु का निर्धारण करने की विधियां। तो ये पशुओं की उम्र पता करने की विधियां हैं, उसमें 5 विधियां हम देख रहे हैं। इसमें पहली देख लेते हैं। पहली है रिकॉर्ड मेथड।
रिकॉर्ड मेथड एक्चुअली में इसमें एक प्रकार की जो वंशावली है वो तैयार की जाती है, और ये हमारी सबसे अच्छी मेथड है। एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ एज, मतलब एज निर्धारण की ये सबसे अच्छी विधि है। ठीक है, एक्यूरेट आता है इससे, मतलब ठीक आता है, सबसे सही। ठीक है, तो आपसे पूछ ले तो आपको क्या लगाना है, रिकॉर्ड मेथड जो है वो एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ एज की मेथड है। ठीक है, दूसरा है, दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है डेंटेशन। डेंटेशन मतलब दांतों के द्वारा। तो दांतों के द्वारा ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, दांतों को देख के बता देते हैं। अगर ये पूछ ले आपसे पॉपुलर कौन सी है, तो मोस्ट पॉपुलर है दांतों वाली, डेंटेशन वाली। हाँ, बिल्कुल। आगे है, आगे तुम्हारी है हुप। हुप मतलब होता है खुर, खुर के द्वारा देखकर। और फोर्थ है हॉर्न। हॉर्न मतलब सींग के द्वारा देखकर। सींग के द्वारा कैसे निकालते हैं, सींग के द्वारा निकालने का एक फॉर्मूला होता है, आपको मैं बताया हूँ पहले भी। वो फॉर्मूला लिखा है, एज बराबर टू प्लस, सॉरी, एज बराबर, एज इक्वल आर प्लस टू। आर मतलब है रिंग, रिंग की संख्या, मतलब जो छल्ले होते हैं उनकी संख्या है यहाँ पर सींग। हाँ, सींग पर जो छल्ले होते हैं, तो इसके द्वारा हम आसानी से निकाल लेते हैं। मान लीजिए अगर कोई काऊ है और उसके उसके सींग पर या हॉर्न पर टू रिंग है, तो इसका मतलब उसकी एज कितनी हो जाएगी, टू प्लस टू, फोर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे निकालते हैं इसमें, है ना। तो इसमें आपसे एज भी पूछ सकता है, कभी कभी ऐसा भी होता है एज दे देता है, रिंग रिंग की संख्या पूछ लेता है, तो रिंग भी निकाल सकते हो आप उसमें से। एज में से ये टू को माइनस कर देना तो रिंग निकल आएगी। ठीक है, और ये लास्ट मेथड है, ये है एक्सटर्नल बॉडी, मतलब कि बाहरी जो संरचना है शरीर है की, उसको देख कर भी हम उम्र का पता लगाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। मोस्ट पॉपुलर पूछे तो कौन सी है, डेंटेशन। एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ एज पूछे तो रिकॉर्ड। ठीक है, और एज वाली हॉर्न 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 वाली मेथड पूछे तो ये फॉर्मूले से आप निकाल के बता देना। ठीक है, आगे चलें। यहाँ तक क्लियर है क्या बेटा? चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है ये वाला जो चार्ट आप देख पा रहे हैं, केमिकल यूज। केमिकल यूज इन डेयरी, मतलब कि डेयरी में उपयोग होने वाले रसायन कौन कौन से हैं। तो उसमें पहला जो रसायन है वो है KOH। KOH, KOH को क्या बोलते हैं हम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हैं, या कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग होता है डीहॉर्निंग में, डीहॉर्निंग में के लिए इसमें यूज होता है। डीहॉर्निंग मतलब सिंग रोधन के लिए। फिर दूसरा है कॉपर सल्फेट या नीला थोथा। इसका यूज होता है फुटबाथ बनाने के लिए। फुटबाथ बनता है, इसको हम पैर डुबकी उपचार बोलते हैं। ये FMD बीमारी जो होती है उसके लिए हम तैयार करते हैं, उससे बचाव के लिए। तीसरा है एलम, ये फोर बाउंडेड बॉस, बाउंडेड बॉस या आई बॉस, मतलब आंखों को धोने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है बोरेक्स। बोरेक्स मतलब सुहागा। अल्सर ट्रीटमेंट, मतलब अल्सर जो बीमारी होती है उसमें इसका यूज होता है। अल्सर मतलब छोटे छोटे घाव हो जाते हैं हाथ वगैरह में, तो उसके लिए यूज होता है इसका, बोरेक्स का। ब्लीचिंग पाउडर है, इसका भी यूज होता है। फिर है क्लोरीन सॉल्यूशन, मतलब क्लोरीन का जो विलयन है उसका यूज होता है। और वॉशिंग ऑफ इक्विपमेंट, मतलब कि जो हमारे उपकरण होते हैं डेयरी के, उनको धोने के लिए इसका यूज होता है। यहाँ तक क्लियर है बेटा?
आगे चलें। वेरी गुड। आगे बेटा कुछ इंस्टीट्यूट हैं एनिमल से, डेयरी से रिलेटेड, इंस्टीट्यूट रिलेटेड विथ डेयरी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको याद कर लेना। तो ये वाला चार्ट आप देख पा रहे हैं, इंस्टीट्यूट रिलेटेड विथ डेयरी। तो इसमें पहला है अमूल। अमूल का नाम तो सुना ही होगा सभी ने। तो अमूल का फुल फॉर्म क्या होता है? अमूल का फुल फॉर्म आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। और ये कहाँ पर है? आनंद, गुजरात में स्थित है। तो इनके फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं आपसे, और प्लेस भी पूछ लेता है। फिर इसके बाद दूसरा, इसको भी आप जानते हैं, NDDB। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये कहाँ पर है? ये भी आनंद, गुजरात में ही है। ठीक है। इसके बाद तीसरा है NDRI। NDRI का फुल फॉर्म नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा में है। ठीक है। इसके बाद है IVRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है? वेटरनरी मतलब पशु, हाँ, पशु चिकित्सा, इज्जतनगर, उत्तर प्रदेश। इनके हिंदी नाम भी पूछ लेता है, तो आप वो भी याद रखना। IDC, IDC इंडियन डेयरी कारपोरेशन, न्यू दिल्ली। इसके बाद है CSWRI, CSWRI सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान, अंबिकानगर, राजस्थान में है ये। फिर है CARI, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब पक्षी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय, ये इज्जतनगर, उत्तर प्रदेश। ठीक है। इसके बाद है CIRG। CIRG मतलब सेंट्रल गॉट रिसर्च इंस्टीट्यूट, बकरी अनुसंधान केंद्र संस्थान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। कहाँ पर है? मखदूम, मथुरा, उत्तर प्रदेश। इसके बाद क्या है? CIFE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, मत्स्य शिक्षा वाला जो इंस्टीट्यूट है, वो मुंबई, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद है NRCMP, नेशनल रिसर्च सेंट्रल ऑफ मीट एंड पोल्ट्री फार्मिंग। ये कहाँ पर है? इज्जतनगर, उत्तर प्रदेश। ये भी इज्जतनगर, उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद अगला कौन सा है? अगला है NRCC, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ कैमल, ऊंट अनुसंधान वाला। ये बीकानेर, राजस्थान में है। कहाँ पर है? बीकानेर, राजस्थान। इसके बाद नेक्स्ट है NRCY, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ याक। याक वाला है, ये है, ये कहाँ पर? दिरंग, वेस्ट केमांग, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद नेक्स्ट है PDC, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन पोल्ट्री। ये मोदीपुरम में है, मोदीपुरम, मेरठ। इसके बाद लास्ट है CIFT, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी। ये कहाँ पर है? कोचीन, केरला, कोचीन में है। तो यहाँ तक ठीक है? आगे चलें। अब हमारा आज का ये जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक बचा है, ये हमारा है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट
या इक्विपमेंट यूज्ड इन डेयरी, मतलब कि डेयरी में उपयोग होने वाले उपकरण या यंत्र। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी याद रखना है आपको। तो सबसे पहला इक्विपमेंट है लैक्टोमीटर। कौन सा है? लैक्टोमीटर। इसका यूज किस लिए किया जाता है? रिलेटिव डेंसिटी या प्योरिटी ऑफ मिल्क, मतलब कि दूध की शुद्धता के लिए, या रिलेटिव डेंसिटी मतलब आपेक्षित घनत्व के लिए। ठीक है। दूसरा है ब्यूटायरोमीटर। ब्यूटायरोमीटर इसका यूज किस लिए किया जाता है? फैट परसेंट इन मिल्क, मतलब कि दूध में वसा प्रतिशत पता करने के लिए। तीसरा है बर्निजो कास्टेटर। इसका क्या यूज है? बर्निजो कास्ट्रेशन, कास्ट्रेशन या बधियाकरण के लिए। वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रोकार। ट्रोकार एंड कैनुला, इसका क्या यूज है? टिम्पेनेट, हाँ टिम्पेनाइटिस, नाइट्स, टिम्पेनाइट्स। टिम्पेनाइट्स मतलब, हाँ, पेट से गैस निकालने के लिए। ठीक है, अफरा रोग में इसका यूज होता है, गैस बन जाती है उसके पेट में। फिर इसके बाद नेक्स्ट है डी हॉर्नर। डी हॉर्नर, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? डी हॉर्निंग के लिए या सिंग रोधन के लिए। वेरी गुड। इसके बाद बताइए डॉकिंग मशीन, इसका यूज किस लिए होता है? वेरी गुड, डॉकिंग के लिए, या पूंछ काटने के लिए। गुड। इसके बाद है टीथ। टीथ साइफन या थन साइफन, इसका यूज किस लिए होता है? मैस्टाइटिस या थनैला रोग में दवाई डालने के लिए। वेरी गुड, या मवाद को निकालने के लिए। नेक्स्ट है प्रोब। प्रोब का यूज किस लिए किया जाता है? डेप्थ ऑफ इंजरी, घाव की गहराई नापने के लिए। वेरी गुड। और नेक्स्ट है कैथेटर। कैथेटर का यूज किस लिए किया जाता है? यूरिन एक्सट्रेशन, मतलब कि रुकी हुई जो पेशाब है उसको निकालने के लिए। नेक्स्ट है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए, तापमान ज्ञात करने के लिए पशुओं का, शरीर का। इसके बाद नेक्स्ट है लैक्टोथर्मोमीटर। लैक्टोथर्मोमीटर इसका यूज क्या है? टेम्परेचर ऑफ मिल्क, मतलब दूध का ताप नापने के लिए, एंड डेंसिटी मतलब उसका दूध का घनत्व नापने के लिए। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलिए एक दो यंत्र और बचे हैं, दो तीन और बचे हैं, इनको भी देख लेते हैं। इसके बाद है बुल नोज पंच। इसको भी आपने सुना होगा, मैंने पढ़ाया था। बुल नोज पंच, नोज पेनिट्रेशन के लिए, नाक में छिद्र करने के लिए, छेद करने के लिए। इसके बाद है स्कोच हैंड। इसका यूज किया जाता है बटर टर्निंग के लिए। ये यंत्र है बटर टर्निंग के लिए। और एक यंत्र है होमोजिनाइजर, ये भी पूछा गया है। होमोजिनेशन ऑफ मिल्क, समांगीकरण। ठीक है। स्कूप, स्कूप का यूज किया जाता है बटर लिफ्टिंग, बटर लिफ्टिंग के लिए किया जाता है। तो इनसे एक एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है, हर चार्ट से एक क्वेश्चन आएगा, पूछा गया है। आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ने वाले हैं।